हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज है 21 सितंबर। देख लेते हैं कि आज की कौन कौन सी न्यूज़ क्लिपिंग है। लेकिन न्यूज़ क्लिपिंग को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई अभी, एग्जामिनेशन जो हुआ, क्या पैटर्न था, किस प्रकार से प्रश्न थे, कौन कौन सी पोस्ट उसमें थी और उसके बारे में और जो भी डेटा हो सकते हैं। साथ में ये देख लेते हैं कि यूपी पीसीएस 2020 जो अभी परीक्षा होने वाली है उसमें इस आरओ की परीक्षा से क्या सीखा जा सकता है। अगर उपस्थित की बात की जाए तो 2016 में रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो 3,85,122 अभ्यर्थियों का हुआ था आरओ 2016 की परीक्षा के लिए। 2016 में जब ये परीक्षा हुई थी उस समय जो उपस्थिति थी वो 52% की थी, यानी कि 52% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। लेकिन 20 सितंबर 2020 को जो री एग्जामिनेशन हुआ है उसमें अगर अभ्यर्थियों की प्रतिशतता देखी जाए तो वो 36.4% है, यानी कि बहुत ही कम है। कारण क्या है? ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। लेकिन एक दूसरा भी कारण ये है कि 4 वर्ष के बाद ये री एग्ज़ाम हो रहा है। इस वजह से ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका चयन किसी दूसरी परीक्षा में भी हो चुका है और कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 5 वर्ष 4 वर्ष के बाद जो है इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि वो पढ़ाई करके पेपर दे सके। तो इस वजह से भी कई सारे अभ्यर्थियों ने पेपर को छोड़ दिया, यानी कुल मिलाकर के 36.4% लोग ही उपस्थित रहे। और अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो 1,40,353 अभ्यर्थी बनते हैं। अगर पोस्ट की बात की जाए तो जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें 361 पोस्ट थी, यानी 361 पोस्ट उस समय थी, जिसमें 356 सामान्य चयन की थी और 5 पोस्ट थी विशेष चयन की, यानी बैकलॉग की जो सीटें थीं। अब 361 में देखा जाए तो 303 पोस्ट जो थी वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की ही थी और बाकी जो 58 पोस्टें बचती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट की थी, जैसे असिस्टेंट मलेरिया अफसर हो गया, जूनियर ऑडिटर हो गया और कंट्रोलर के असिस्टेंट के, इस टाइप की पोस्टें थी। तो ये परीक्षा हो गई। अब इसमें देखिए सामान्य अध्ययन का पेपर की अगर बात की जाए तो संतुलित पेपर बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। न्यूज़पेपर में बहुत सारे दिया है कि हाँ पेपर संतुलित था, जिसमें यूपी आधारित प्रश्न अधिक थे, यानी मानकर चलिए 10 से 12 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री और जियोग्राफी के देखे जाएँ तो क्वेश्चन अधिक थे। संतुलित का मतलब ये होता है कि पेपर सब कुछ मिला करके आए। देखिए पेपर का पैटर्न 2 प्रकार से होता है। जैसा अभी तक का पीसीएस का जो प्रतिवर्ष परीक्षा होती है उसमें देखा जाए तो ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि कई बार प्रश्न में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, कई बार देखिए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एनालिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस बार का जो पेपर आरओ का था ये एक कॉम्बिनेशन था कि इसमें हर तरह के प्रश्न थे और कोई एक सब्जेक्ट से ज़्यादा ना था ना दूसरे से कम था। अगर पेपर यूपी की बात की जाए तो यूपी के प्रश्न ज़्यादा थे लेकिन वो रिपीटेड नहीं थे। रिपीटेड का मतलब ये होता है कि अभ्यर्थी घटना चक्र पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं तो क्वेश्चन याद करके चले जाते हैं, आता है टिक कर देते हैं। यहाँ पर उससे अलग था, डेटा अलग दिया गया था। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो यूपी के प्रश्न ज़्यादा थे लेकिन थोड़े अलग थे, नए प्रश्न भी शामिल थे। हिस्ट्री जियोग्राफी की बात की जाए तो देखिए कोर सब्जेक्ट यही होते हैं, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और साइंस हो गया। तो हिस्ट्री जियोग्राफी तो हमेशा आएगा ही आएगा और अधिक प्रश्न आएंगे। इस बार भी प्रश्न आए थे और प्रश्न का लेवल जो था वो बढ़िया था, या आप कहिए कि कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आए थे। जैसे आप देखेंगे ईयर बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर कोई आंदोलन हो रहा है या इस टाइप का कुछ सम्मेलन हो रहा है तो एक क्रोनोलॉजिकल होता है कि क्रोनोलॉजी में निकालते हैं क्वेश्चन कि कब पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, इस टाइप के आप क्वेश्चन देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन कम थे, थोड़े इजी भी थे। इकोनॉमिक की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक करंट से रिलेट करके ही आती थी अभी तक। अगर पीसीएस की बात की जाए या आरओ की प्री परीक्षा में देखा जाए तो करंट से रिलेट करके इकोनॉमी आती थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आरओ और एआरओ की परीक्षा में आप देखेंगे तो मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे एक अंबर बॉक्स का था। तो इस टाइप के आप देखेंगे प्रश्न जो है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे करंट में जो इकोनॉमी रिलेट करके आई हुई थी उसमें डेटा तो पूछा ही गया था, एक डेटा नहीं पूछा गया था, मैचिंग उसमें आए थे।
सुमेलित करने वाला प्रश्न था, यानी कि एक डेटा याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा याद करना पड़ेगा। एनालिटिकल क्वेश्चन भी थे कि आप देखेंगे पिछली बार जो बजट आया था और इस बार का जो बजट था उसमें आप देखिए कि जो फंड का एलोकेशन होता है किसमें ज़्यादा हुआ है किसमें कम हुआ है, कंपैरिजन करने के लिए भी प्रश्न आया हुआ था। और बात ये की जाए कि ओवरऑल पैटर्न कैसा था, तो ओवरऑल पैटर्न में आप यह कह सकते हैं कि नंबर 1 तो आपका कथन और कारण के प्रश्न थे, दूसरा प्रश्न था सुमेलित करने के लिए, तीसरा एमसीक्यू टाइप के प्रश्न जो आते हैं कि आपको 3 या 4 स्टेटमेंट दे देगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि एक सही है, एक या दो सही है, 1 2 4 सही है या सभी सही हैं, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। अगला टाइप का जो हो गया ये हो गया कि आपको 4 जो है ऑप्शन दे देगा और मैच करा करके दे देगा, उसमें एक कोई गलत दे देगा, फिर पूछेगा कि कौन सा इसमें गलत मैचिंग है, या फिर आपको दे देगा कि 3 गलत हो जाएंगे एक सही हो जाएगा, उसमें पूछेगा कौन सा विकल्प सही है, सही सुमेलित है। तो ये प्रश्न आप देखेंगे इनकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा थी और अलग से जो प्रश्न आए थे यानी कि इनके अतिरिक्त जो थे उसमें आप देखेंगे तो फैक्चुअल भी था और कॉन्सेप्चुअल भी था। खास तौर से करंट आप देखेंगे तो अभी तक यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड था उसमें वन लाइनर क्वेश्चन करंट के आते थे, 2-4 क्वेश्चन रेयरली ऐसे मिल जाते थे जो एनालिटिकल होते थे, लेकिन इस आरओ के पेपर में आप देखेंगे तो कई ऐसे प्रश्न थे जो करंट के ही थे और एनालिटिकल थे, यानी कि करंट में डेप्थ में प्रश्न पूछे गए हैं। अभ्यर्थियों को पेपर इजी लग रहा है, आप कह सकते हैं संतुलित पेपर था, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा जैसे आंसर की आएगी यही पेपर पीसीएस का जो पिछले साल का पेपर था उसके इक्वल आप मान लेंगे, क्योंकि पहले जो पेपर हुआ है पीसीएस का, लोगों ने जब पेपर दिया और सेंटर से बाहर वो लोग आए तो बोल रहे थे कि पेपर बेहद इजी था, लेकिन जब कट ऑफ आई तब पता चला कि नहीं पेपर इजी था, लेकिन इजी नहीं था वो, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर वो पेपर इजी नहीं होता है। पेपर बहुत बढ़िया सेट किया जाता है, क्योंकि पेपर उसी लिए सेट ही किया जाता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो। अगर आपका नॉलेज एकदम क्लियर है यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब वो प्रश्न आपसे हो जाएंगे, अन्यथा गलतियाँ होंगी। अब बात कर ली जाए पीसीएस में, तो पीसीएस में सतर्क होने की आवश्यकता इसलिए है कि करंट के जो भी प्रश्न आएंगे वो इन डेप्थ आने वाले हैं, उसमें आपको सुमेलित करने के लिए, कथन कारक के लिए और कौन से गलत हैं कौन से सही है इस टाइप के, प्लस डेटा वाले भी क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। और पीसीएस में डेटा वाइज आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, यानी कि फैक्ट जो है। प्लस आप देखेंगे पुरस्कार, पहले पुरस्कार अलग टाइप के आते थे, इस बार का पूछ रहा है इन डेप्थ, आप देखेंगे कि मरणोपरांत कितने लोगों को अवार्ड दिया गया। तो ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि अब यूपी पीसीएस जो है वो यूपीएससी के तर्ज पर कार्य करना अच्छे से शुरू कर दिया है। साइंस की बात की जाए तो साइंस के प्रश्न कम थे, इन्वायरमेंट के बहुत ही कम थे, बाकी और मिला जुला असर था। जनगणना के आप जानते हैं कि आरओ की परीक्षा में जनगणना आता है, लेकिन अगर यूपीपीएससी यूपीएससी के तर्ज पर चला जाता है यानी पीसीएस की परीक्षा आईएएस के तर्ज पर हो जाती है तो जनगणना का बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आरओ के सेकेंड पेपर यानी हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी का पेपर लोगों को बेहद इजी लगा, सही बात है। लगभग 40 से 50 प्रश्न ऐसे थे कि जो रिपीटेड थे, पढ़े हुए थे, अगर आपने प्रैक्टिस किया है टेक्स्ट बुक वगैरह किया है तो क्वेश्चन इजी थे, उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था कि नए प्रश्न थे, लेकिन कुछ प्रश्न 10 से 15 प्रश्न ऐसे थे जो आपको मुश्किल से शायद पिछले साल में जितने क्वेश्चन आए हैं उनमें ना मिला हो। प्लस कॉन्सेप्चुअल भी था, वो कॉन्सेप्चुअल इस सेंस में था कि आप देखेंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे, लॉजिक उसमें लग रहे थे। तो इस टाइप का देखेंगे तो आरओ की जो हिंदी का पेपर था वो पेपर ठीक है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन को अगर निकाल दिया जाए तो पेपर ठीक था। अब माइनस मार्किंग के विरोध में अभ्यर्थियों ने काले कपड़े पहन करके परीक्षाएं दी और बिना पूर्व सूचना के माइनस मार्किंग आयोग के द्वारा निर्धारित कर दी गई थी और अभ्यर्थियों को तब पता चला जब एडमिट कार्ड में लिखा गया था कि प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक का 1/3 यानी कि 33% अंक नकारात्मक हो जाएगा अगर आपका उत्तर
गलत हो जाता है। इस वजह से अभ्यर्थियों ने निर्धारित किया था कि काले कपड़े पहन करके वो जाएंगे और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी मिले भी। प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि कुल प्रयागराज में जितने अभ्यर्थियों का सेंटर था उसमें 63% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। तो अब देखिए आंसर की आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, पेपर का लेबल क्या था वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अक्षम पुलिस कर्मियों की छटनी होगी, यानी कि गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी और शारीरिक रूप से अक्षम पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। डीजीपी एचसी अवस्थी ने विभागीय अधिकारियों को स्क्रीनिंग की कार्यवाही को तेज करने का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय ने दोनों पुलिस कमिश्नरों तथा जोन, रेंज व जिला कार्यालयों के अलावा विभाग की सभी इकाइयों से 50 की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की सूची 30 जून तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। एडीजी स्थापना की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूरी कर रहे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नियमानुसार करा ली जाए। यानी कि स्क्रीनिंग होगी, 50 वर्ष के जो भी पुलिस कर्मचारी हैं वो क्या किए जाएंगे, बाहर किए जाएंगे, यानी कि उनको छांट दिया जाएगा। अगला न्यूज़ अगर देखा जाए तो अनुमति शिक्षकों के अंतर जनपदी तबादले को मिल चुकी है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके निर्देश के बाद सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 54,120 शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदी तबादलों की अनुमति दे दी गई है। ये तबादले शिक्षक शिक्षिकाओं को सहूलियत देने के लिए किए गए हैं। तबादले के लिए फरवरी तक आवेदन लिए गए थे। लॉकडाउन के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। अब राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि तबादले संबंधी सभी आवेदन पत्रों को एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से मानकों के मुताबिक जांचते हुए मंजूरी दे दी गई है। इन तबादलों से पूरे देश में एक मिसाल स्थापित की गई है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया से 28,306 महिलाओं और 25,114 पुरुष शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसमें 917 शिक्षक शिक्षिकाएं ये सशस्त्र बलों के जवानों के परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें यह सुविधा वरीयता पर दी गई। इनके अलावा दिव्यांगजन श्रेणी के 2,285 स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों को भी मंजूरी दे दी गई है। गंभीर व असाध्य बीमारी से ग्रसित 2,186 लोगों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। तबादले की यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी, यानी कि अब जो है तबादला हो सकेगा। अब देखना ये कि सितंबर में तो ये संभव लग नहीं रहा है, अक्टूबर में या नवंबर में कब तबादला हो जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और या कि यह आप एनालिसिस थे यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए। तो खास तौर से अब बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होने वाला है, क्योंकि अगले महीने परीक्षा है, समय बहुत ज़्यादा है नहीं, और आरओ की परीक्षा साथ में इसके पहले कुछ दिन पहले अभी बीओ की परीक्षा हुई थी। उसका अगर लेवल देखा जाए तो बीओ की तुलना में आरओ का लेवल थोड़ा कम था, लेकिन पीसीएस का लेवल कहीं अधिक होने वाला है। पीसीएस में जैसे आप देखेंगे इन्वायरमेंट और साइंस के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल सारे क्वेश्चन अगर समावेशित कर दिए जाएंगे, और जिस प्रकार से आयोग अपने पैटर्न को बदल रहा है आने वाले समय में, यानी कि जो अभी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है वो यूपीएससी के तर्ज पर 100% हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगा। तो सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट जो पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देने जा रहे हैं। आरओ की परीक्षा से आप सीख लीजिए और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।